हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं, वो भी जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 16 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकेंड है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 74 है। इसके पहले 73 सेट का दोस्तों वीडियोज दिया जा चुका है, जा करके उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि वीडियो में अगर कहीं भी कोई कमी आपको दिखती है तो उससे भी इंडिकेट करें। आप कमेंट में उसके लिए कह सकते हैं ताकि मैं उस पर सुधार करूं। जैसे मेरे समझाने का जो तरीका है या फिर कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं कि जहाँ पे मुझे सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? तो दोस्तों, अंटार्कटिका में नहीं है। तो हिमालय जो है दोस्तों, ये जो है भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। बाकी दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन है। दोस्तों, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिए कि ये जो दक्षिणी गंगोत्री है दोस्तों, ये स्थापित हुई थी 1984 में और ये पहली थी और ये अस्थाई नहीं थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये अस्थाई अनुसंधान नहीं था, इस पर टेम्परेरी अध्ययन किया जाता था, कभी किया जाता था कभी नहीं किया जाता था। लेकिन ये 1990 में इसे बंद कर दिया गया और वर्तमान में ये जो है केवल सप्लाई बेस का काम करता है, यानी कि जो अनुसंधान के लिए सामान वान या वहाँ जो रहने के लिए लोग हैं उनके खाने पीने की जो भी चीज़ें ली जाती हैं, लेके वहाँ जाते हैं अंटार्कटिका में, उसी का भंडारण करते हैं यहाँ पे और फिर बाद में उसका यूज करते हैं। बाकी दूसरा जो है दोस्तों, ये मैत्री है, इसकी जो स्थापना हुई है ये 1989 में की गई है। और दोस्तों, ये मैत्री जो है ये पहला अस्थाई अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंटार्कटिका में भारत का स्थापित पहला अस्थाई अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो वो मैत्री है। और दूसरा वाला जो है दोस्तों, ये भारती जो है, इसकी स्थापना जो हुई है ये 2012 में इसकी हुई है। और ये दूसरा जो है दोस्तों, ये अस्थाई अनुसंधान केंद्र है जहां वर्तमान में अनुसंधान केंद्र किया जा रहा है। और दोस्तों, अभी ये जो दूसरा वाला है, ये मैत्री वाला, ये पूरी तरह से कार्यरत है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, इसको भी याद रखिएगा कि भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान जो है कब हुआ था, यानी कि भारत के दल जो था, वैज्ञानिकों का दल, कब अंटार्कटिका भेजा गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये 1981 में पहला भारतीय दल अंटार्कटिका गया हुआ था। और दोस्तों, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे या प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों रामचरण। और ये कब गए हुए थे? 1982 में गए थे। 81 में वही अभियान के लिए भेजा गया था और ये 82 में यहाँ पे गए हुए थे। और इनका नेतृत्व किसने किया था? रामचरण जी का वहाँ पे अंटार्कटिका जाने में किसने इनका नेतृत्व किया था, इनका मार्गदर्शन जो किया था, उनका नाम था दोस्तों, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, उनका नाम था डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। सैयद जहूर कासिम, ये याद रखिएगा। सैयद जहूर कासिम जी ने इनका नेतृत्व किया था और रामचरण जी यही पहले व्यक्ति माने जाते हैं जो अंटार्कटिका पे गए हुए थे, पहले भारतीय। और दोस्तों, ये भी पूछता है अंटार्कटिका के बारे में भी कुछ जान लीजिए। जो अंटार्कटिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका एक उपनाम है, इसे कहा जाता है दोस्तों द आइस। तो याद रखिएगा, किस महाद्वीप को द आइस के नाम से जाना जाता है? तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप को। और इसी अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव जो है ये अंटार्कटिका को कहा जाता है और द आइस के भी नाम से जाना जाता है इसे। इसका उपनाम है द आइस। और दोस्तों, ये फेमस झील है जो अंटार्कटिका में है, उस झील के बारे में पूछता है कि यह झील कहाँ है। उस झील का नाम है दोस्तों वोस्टोक झील जो है दोस्तों, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है और इसके बारे में कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इतना इसके बारे में जानकारी है दोस्तों।
और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईमेल पता में india@solu.edu में इंडिया है। इंडिया जो है दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है। जब इस तरह से कोई नाम लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यूजर नेम कहा जाता है, उसी को यूजर नेम कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, मानव आंख में मौजूद एक अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो दोस्तों वो जो सर्वोत्तम क्षेत्र दृष्टि होती है वो होता है आपका पीला। एक पीला अंडाकार स्थान है जहां पे सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। अगला दोस्तों, वह विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो दोस्तों ये जो आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है इसे बोलते हैं यूजेनिक्स। ये है यूजेनिक्स, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। और दोस्तों इसके बाद जो इसमें दिया गया है इसको भी याद रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि ये जेनेटिक्स के अंतर्गत होता है दोस्तों। इसी को हिंदी में आनुवांशिक कहा जाता है, आनुवांशिक विज्ञान। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि मानव की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है, जो जीन का ट्रांसफ़र होता है, उसके माध्यम से जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों ये जैव प्रौद्योगिकी जो है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लीजिए कि जैव प्रौद्योगिकी दो शब्द से मिला है। एक होता है दोस्तों बायो और टेक्नोलॉजी, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि जैव क्षेत्र में, जैसे दोस्तों ये पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है उसी को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि बीच में आपने बीटी कॉटन के बारे में नाम सुना होगा, बीटी कपास के बारे में। एक ऐसा कपास था जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ये बायोटेक इंजीनियरिंग से बनाया गया था। तो इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। इतने आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसका होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो आपके देश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उनका आपसे पूछता है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस। और ये दोस्तों आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों ये पहले जो व्यक्ति थे ये आइजैक न्यूटन ही थे। आइजैक न्यूटन ही थे जिन्होंने प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। दोस्तों ये वही न्यूटन है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का जो तीनों नियम दिया हुआ है दोस्तों, ये इन्हीं ने तीनों नियम दिया है। तो आप याद रखिएगा, गति के जो नियम दिया था वो आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो होता है एक्रोबेट रीडर जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। बाकी एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब जितने होते हैं एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होते हैं। अगला दोस्तों, एल्युमिनियम के अयस्क को कहा जाता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है इसे बॉक्साइट को दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क कहा जाता है, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों बॉक्साइट के अलावा भी एल्युमिनियम के और कई ऑक्साइड होते हैं, अयस्क होते हैं, जो आपसे कई बार पूछा गया है। जैसे कि बॉक्साइट के अलावा दोस्तों इसका होता है एक डायस्पोर होता है दोस्तों, डायस्पोर नाम होता है। और एक होता है दोस्तों क्रायोलाइट। डायस्पोर और क्रायोलाइट होता है। और एक होता है दोस्तों इसका कोरंडम।
कोरंडम। तो ये तीनों तो दोस्तों ये बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर और क्रायोलाइट, ये चारों याद रखिएगा, ये एल्युमिनियम के अयस्क हैं और ये कई बार पूछा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी जान लीजिए कि कई बार आपसे लोहा जो होता है दोस्तों, फेरस जो होता है लोहा, इस लोहे के अयस्क के बारे में भी आपसे पूछता है। तो इसके 3-4 अयस्क हैं जो याद रखिए, आप बार बार पूछता है। जैसे कि दोस्तों हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट जो होता है दोस्तों, ये भी लोहे का अयस्क होता है। इसी तरह से दोस्तों इसका होता है लिमोनाइट, ये भी लोहे का अयस्क होता है। इसी प्रकार से दोस्तों मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट ये भी लोहे का अयस्क होता है। ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों, यही तीनों लगभग आपके एग्जाम में पूछता है कि लोहे का अयस्क कौन कौन से होते हैं। बाकी एल्युमिनियम का अयस्क और लोहे का अयस्क जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार करके रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चला जाता है और उसकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इससे जो परिभाषित किया जाता है स्पाईवेयर, इसी को कहा जाता है स्पाईवेयर। अगला दोस्तों क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये जो प्राप्त की जाती है ये कुनैन जो होती है, कुनैन वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ये मलेरिया की दवा है दोस्तों, ये क्विनिन। अब दोस्तों याद रखिएगा, ये मलेरिया के बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो मलेरिया होता है ये किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन इसे फैलाता कौन है, इसका वाहक कौन है? तो दोस्तों ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है, मादा एनाफिलीज, ये इसे फैलाती है, यानी इसके फैलाने, इसके प्रसारण का कार्य जो करती है वो मादा एनाफिलीज मच्छर करती है और ये प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। और इसी मलेरिया के दौरान जो है दोस्तों ये क्विनिन दवा दी जाती है, जो कि ये कुनैन नामक वृक्ष है उसी के छाल से वो प्राप्त की जाती है और कई बार ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को जो समाप्त किया गया था वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछता है कि ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो 1978 में हुआ था, 1978 में ये हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि संपत्ति का अधिकार जब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था तो इसको कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों डिलीट किया गया था, यानी समाप्त किया गया था या निरसित किया गया था? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 31 था, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद दोस्तों 19 जो था, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। और अब दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में, वो आपके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार अब नहीं रहा। और ये कहाँ पे वर्तमान में इसका प्रावधान है? तो ये संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में इसका प्रावधान है। और दोस्तों आपने सुना होगा कि मौलिक अधिकारों की जो संख्या पहले मूल संविधान था उसमें 7 थी, तो यही जब संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया तो उसकी संख्या कितनी हो गई? 6। तो याद रखिएगा वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। और ये भी कई बार पूछा गया। तो दोस्तों जितने भी फैक्ट मैंने बताए उसको रट्टा मार के रखिएगा, और कई बार ये पूछा गया। दोस्तों इसमें जो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये भी आपसे पूछता है कि ये किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 1976 में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु
संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों लघु संविधान जो कहा जाता है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान के जो प्रावधान थे उनको संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT को सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले जो भारत में स्थापित IIT थी वो IIT खड़गपुर थी, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पहला है, सबसे पहला है, इसलिए आपके जीके के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद भी ये जान लीजिए कि इसके बाद जो स्थापित किया गया था, इसके बाद खड़गपुर के बाद दोस्तों जो था ये बम्बई में स्थापित हुआ था। IIT बॉम्बे जो था ये 1958 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों इसी के बाद कानपुर और मद्रास ये दोनों IIT जो थी एक साथ स्थापित की गई थी 1959 में, 1959 में, और ये भी कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये IIT दिल्ली जो है इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1961 में हुई थी। तो दोस्तों ये खास करके ये बॉम्बे वाला और IIT कानपुर और मद्रास वाला, इन दोनों को याद रखिएगा। और साथ में ये भी जान लीजिए दोस्तों ये IIT जो खड़गपुर है ये जो IIT था ये पहला था, तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था ये भी पूछता है। तो ये दोस्तों 8 अगस्त 1951 में स्थापित किया गया था, 1951 में, 8 अगस्त 1951 को। तो इसका डेट भी याद रखिएगा क्योंकि ये पहला है, तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों, अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ई नाम क्या है? तो दोस्तों ई नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ई नाम जो था दोस्तों ये जो था ये कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच था। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो ई नाम आई थी, ई नाम योजना जो शुरू की गई थी, ई नाम जो शुरू की गई थी ये किस वर्ष शुरू की गई थी? जो उसमें दिया गया है कि अप्रैल 2016 में, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2019 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो दोस्तों पहली जो भारतीय महिला ये इसके लिए चुनी गई थी उनका नाम था तो दोस्तों डॉक्टर गगनदीप कांग उनका नाम था। तो दोस्तों ये करेंट का क्वेश्चन था उस समय, लेकिन आज प्रासंगिक नहीं है। तो इस तरह पहली बार किसी संस्था की कोई महिला अगर चुनी जाती है और वो भी भारतीय है, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पिघली हुई मैग्मा से बनने वाले चट्टान जो होते हैं उन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि आग्नेय चट्टान आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से आग्नेय चट्टान है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये जो होते हैं ये आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टान होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा चट्टानें जो होती हैं मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है और कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल, इसको जान लीजिए क्योंकि अक्सर आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है या कौन अवसादी चट्टान है या कि कौन कायांतरित चट्टान है। तो आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत दोस्तों ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है। इसी प्रकार दोस्तों अवसादी जो चट्टान होती है, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत जैसे चूना पत्थर जो होता है, आप देखेंगे दोस्तों जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, इसी तरह से दोस्तों आपका आता है बालुका पत्थर होता है, इसी तरह से चाक होता है और सेल होता है। ये सब जो होते हैं दोस्तों ये आपके अवसादी चट्टान होते हैं। और दोस्तों इन्हीं अवसादी चट्टानों और ग्रेनाइट चट्टानों से ही कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों जैसे नीस हो गया, नीस, सिस्ट हो गया, स्लेट हो गया,
ये सब जो होती हैं ये कायांतरित चट्टानें होती हैं। लेकिन जो अवसादी चट्टानें मैंने आपको बताया दोस्तों कि चूना पत्थर जो है, ये चूना पत्थर, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से बालुका पत्थर होता है, ये दोनों याद रखिएगा, चूना पत्थर, बालुका पत्थर, क्योंकि यही जो चूना पत्थर होता है यही बाद में रूपांतरित होकर के संगमरमर बनता है दोस्तों, जो घरों में यूज होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों ये जो बालुका पत्थर है ये कन्वर्ट होकर के क्वार्टजाइट बनता है। तो ये इतने हैं इसके बारे में, इसके फैक्ट याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? तो दोस्तों कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है, इसका मतलब यह है कि ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसके दौरान जो संस्थाओं की स्थापना की गई थी, तो इसमें से कौन सी किसकी स्थापना नहीं की गई थी उस दौरान, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है दोस्तों। ब्रेटन वुड्स संस्थान के अंतर्गत मूल रूप से जो आते हैं आपका वो IMF होता है, ये IMF हो गया और ये विश्व बैंक हो गया। ये दोनों जो है दोस्तों ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत संस्थान के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था ये किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों ये USA यानी कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था। न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1944 में हुआ था और इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक इन दोनों की स्थापना की गई थी। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है? तो दोस्तों ये होता है 60 दिन। अगर 60 दिन बिना किसी सूचना के और बिना किसी अनुमति के अगर 60 दिन अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सीट जो है दोस्तों रिक्त घोषित कर दी जाएगी, यानी कि उनकी सदस्यता को समाप्त कर दी जा सकती है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो 60 दिन का प्रावधान किया गया है ये अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 101 के तहत किया गया, अनुच्छेद 101। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, उसके लिए 60 दिन होता है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसकी जो घोषणा की गई थी वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी। 26 जनवरी 1930 को की गई थी। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि 26 जनवरी 1930 को घोषणा करने से पहले ही 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और ये लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे नेहरू ने किया था, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इसी अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था दोस्तों, इसी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1930 को ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। जो 1929 का, इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बता देता हूं दोस्तों। ये आपसे पूछता है कि 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और दोस्तों इसमें ये भी पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों में के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो बचाव दल बना था उनके लिए उसमें शामिल कौन थे? तो उसमें शामिल थे जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका दिया गया है इसके बारे में,
दोस्तों इस घटना के बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिए। ये सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज वाला जो केस आया था दोस्तों, ये हुआ क्या था, ये आज़ाद हिंद फौज जो थी, उसी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज जो थी दोस्तों, इसी के ये सैनिक थे 1942 में, और ये ब्रिटिश के द्वारा पकड़े गए थे। तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था इसी दिल्ली के लाल किले में। और इन्हीं के बचाव के लिए भारतीय कुछ राजनेता थे जिन्होंने एक दल अपना बनाया हुआ था। इसका नेतृत्व कर रहे थे, इस दल का भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई जी इन वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे, भूला भाई देसाई। और दोस्तों ये भूला भाई देसाई जो थे, इन्हीं के नेतृत्व में ही बाकी लोग, भूला भाई देसाई मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये थोड़ा मेरा कलम सही चल नहीं रहा इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही। तो ये भूला भाई देसाई थे जिनके नेतृत्व में बाकी कई लोग थे, जो वकीलों का एक संगठन था, एक समूह था जो इनके बचाव में लड़ रहा था। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे दोस्तों, और इसके साथ इसमें अरुणा आसफ अली भी थे दोस्तों, और तेज बहादुर सप्रू जी थे, तेज बहादुर सप्रू। इन्हीं लोगों का नेतृत्व एक संगठन था जो इनके बचाव में लड़ रहा था। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे तो ये पूछ लिया कि उसमें शामिल कौन कौन थे। तो जैसे नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, भूला भाई देसाई जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, अरुणा आसफ अली थे, ये लोग थे। लेकिन ये पूछता कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इनका वकीलों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो भूला भाई देसाई जी कर रहे थे, और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में यस जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यस जीएसटी का पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और दोस्तों ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो जीएसटी था ये कब लागू किया गया था, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी चेंजिंग था। तो ये जो लागू किया गया था ये 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो जीएसटी है ये किस टैक्स से जुड़ा हुआ है, तो ये अप्रत्यक्ष कर से जुड़ा हुआ है, अप्रत्यक्ष कर से, और ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि जीएसटी परिषद जो इसमें बनाई गई है उस जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों ये जो जीएसटी परिषद होती है इसका प्रमुख जो होता है वो वित्त मंत्री होता है, और ये कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसके जो होते हैं वो वित्त मंत्री इसके जीएसटी परिषद के प्रमुख होते हैं। अगला दोस्तों कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या बताएं। तो दोस्तों इनके द्वारा जो गठित दल था उस दल का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी ने गठित किया था। और ये भी पूछता है दोस्तों कि ये किस वर्ष में उन्होंने गठित किया था, तो 1939 में इसका इन्होंने गठन किया था। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे और किस वर्ष बने थे। तो दोस्तों कांग्रेस का जो 1938 में अधिवेशन हुआ था, पहला वाला अधिवेशन जो 1938 में हुआ था वो हरिपुरा में था। दोस्तों कांग्रेस का नहीं, वो पहला अधिवेशन था जिसका मतलब वो अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो 1938 में वो हुआ था हरिपुरा अधिवेशन जिसके ये अध्यक्ष बने थे। और दूसरा जो हुआ था 1939 में ही हुआ था जो त्रिपुरी में है। और दोस्तों ये पूछता है आपसे कि ये त्रिपुरी जो है ये जगह कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे। और इसी के बाद गांधी जी से मतभेद होने की वजह से ये कांग्रेस छोड़ दिए थे और अपना जाकर के अलग संगठन बनाए थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों कैलाश पर्वत जो आपका पड़ता है ये तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। ये कैलाश पर्वत जो है दोस्तों ये तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो दोस्तों इसमें जो कथक है ये शास्त्रीय नृत्य ये अपने वर्तमान में मुगल परंपरा से प्रभावित है। और दोस्तों ये क्वेश्चन टफ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। और दोस्तों बाकी के बारे में शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपसे पूछता है तो उनके बारे में जान लीजिए।
कि ये भारतनाट्यम जो है दोस्तों ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये जो है आपके तमिलनाडु राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का है। इसी तरह से दोस्तों पूछता है आपसे कि ये जो कथकली है ये किस राज्य का है? तो कथकली जो है दोस्तों ये केरल राज्य का है। ये आपसे कई बार पूछा गया है। इसी तरह से दोस्तों इसके और पूछता है कि दोस्तों ये जो मोहिनी अट्टम है ये किस राज्य का है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम भी जो है ये केरल राज्य में पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछता है कि ओडिसी जो होता है, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है? तो ये ओडिशा राज्य का है, ओडिशा का। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो कथक है ये किस क्षेत्र में फेमस है? तो ये पूरे उत्तर भारत में फेमस है दोस्तों। ये पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इतना जो ये आपसे पूछते हैं कि ये किस किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये जो इसमें दिया गया है कल्पक्कम जो है ये कर्नाटक राज्य में नहीं है दोस्तों। ये कल्पक्कम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य को मैं टीएन के नाम से कर देता हूँ। टीएन मतलब होता है तमिलनाडु, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसमें जैसे कैगा जो है ये कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। कुडनकुलम जो है ये भी तमिलनाडु में है, इसको याद रखिएगा। काकरापारा जो है दोस्तों ये भी गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि सिंगल ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और मिलाने के लिए तो पूछता है कौन किस राज्य में। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए तारापुर जो है ये नाभिकीय संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र को दोस्तों 60 में एमएच में लिखता हूँ, ये एमएच महाराष्ट्र लिखा जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये एक नरौरा है। नरौरा जो नाभिकीय संयंत्र है ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। इतना दोस्तों याद रखिएगा। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि ये किस किस राज्य में स्थित है, तो रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों में से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये जो आपका नेशनल हाईवे है ये नेशनल वाटर हाईवे जो है दोस्तों ये 4 है। दोस्तों ये राष्ट्रीय जल मार्ग है, इसको याद रखिए, ये राष्ट्रीय जल मार्ग है। और दोस्तों इसके बारे में कई बार और क्वेश्चन इसमें बनते हैं तो राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में, तो उनको याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि वर्तमान में टोटल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो दोस्तों टोटल 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। और दोस्तों पहला वाला राष्ट्रीय जो जल मार्ग है ये कहाँ से कहाँ गुजरता है ये भी आपसे पूछता है। तो ये है दोस्तों हल्दिया से इलाहाबाद तक। ये जो गुजरता है दोस्तों हल्दिया से ये इलाहाबाद तक, यानी कि जो प्रयागराज वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है, ये एलडी इसको इलाहाबाद को बोलते हैं, वर्तमान में नाम इसका रख दिया गया है प्रयागराज। तो नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट जो है ये हल्दिया से इलाहाबाद तक है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई दोस्तों 1620 किलोमीटर है। क्योंकि ये पहला था दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग, इस वजह से इसकी लंबाई भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किस नदी में प्रणाली में बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो है ये गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली जो है उसमें बनाया गया। गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली, इसी में ये स्थित है। गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली में नेशनल हाईवे फर्स्ट जो हल्दिया से इलाहाबाद तक यानी कि प्रयागराज तक है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, इसको याद रखिए। और दोस्तों इसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में भी आपसे पूछता है कि ये कहाँ से तक है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो है ये आपका सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी। और ये भी आपके आरपीएफ में रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन है और उसमें भी पूछा गया। दोस्तों नेशनल हाईवे राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के बारे में ये जान ली। एक और फैक्ट याद रखिए, ये राष्ट्रीय जलमार्गों में सबसे लंबा है। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है,
ये भी याद रखिए। और ये जो दूसरा वाला है दोस्तों, ये सदिया से धुबरी तक है, और ये जो है आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। किसमें दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में ये बना हुआ है। और दोस्तों इसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग तीसरा जो है, ये भी आपसे पूछता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। कोल्लम कोट्टापुरम से ये कोल्लम तक है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। इतने फैक्ट इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? तो दोस्तों इसमें अंग नहीं है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये वस्तु और सेवा कर इसका एक अंग नहीं है। बाकी नकदी आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, बैंक दर, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है, और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले जो इसके यूरोपीय अध्यक्ष थे, इसे पूछ रहा है दोस्तों, पहले यूरोपीय अध्यक्ष यानी कि कौन? विदेश। तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे ये जॉर्ज उले थे। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किस वर्ष इसके अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज उले जो थे दोस्तों, ये किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों इसका इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में 1888 में। इसी अधिवेशन की 1888 में इन्होंने अध्यक्षता किया था जॉर्ज उले ने। और ये पहले यूरोपी थे यानी पहले विदेशी थे जो इसके अध्यक्ष बने थे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है ये भारतीय स्टेट बैंक है यानी कि SBI है, और ये भी कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, मई 2018 में भारत सरकार ने देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी। इनमें से किस भारतीय राज्य ने इस नीति को सर्वप्रथम लागू किया? तो दोस्तों इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। और दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था, तो ऐसे करंट के क्वेश्चन आप याद रखिएगा, तैयार रखिएगा। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? तो दोस्तों ये जर्मनी जो था वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से ये एक नहीं था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों, वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनाव में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? और दोस्तों वीवीपैट का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। और दोस्तों ये जो है ये आपका इस समय काफ़ी फेमस है वीवीपैट मशीन को, तो इसका फुल फॉर्म रट्टा मार के रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों ये लोग जो थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना थी वो 1928 में की गई थी। 1928 में की गई थी, और वो दिल्ली में यानी दिल्ली में की गई थी। इसी तरह से दोस्तों नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों भगत सिंह, और ये भी कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, इसमें ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों को पहली बार किस भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि पहली बार किस भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो दोस्तों वो जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया था इन्होंने, तो ये 15 अगस्त 1974 को
15 अगस्त 1974 को किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और दोस्तों ये भी आपसे पूछता है कि जो फहराया था उस मुख्यमंत्री का नाम क्या था, तो उनका नाम था दोस्तों एम करुणानिधि। एम करुणानिधि, इसको याद रखिएगा। एम करुणानिधि जी थे जिन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री होते हुए राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, वो भी 15 अगस्त 1974 को। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्तमान में भारत में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ये किसकी यूनिटी यानी किसकी स्टैच्यू है? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड जो है ये स्टैचू कहाँ पे है? तो ये थाईलैंड में। इसी तरह से दोस्तों स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो है वो कहाँ है? तो वो भी चीन में है। इसी तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ थे? ये यूएसए यानी अमेरिका में है। जितने भी इसमें ऑप्शन बनाए गए हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ है सबको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। और सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर काफ़ी फेमस था दोस्तों, बीच में कई बार इसकी चर्चाएं हुई थी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये किस राज्य में है, यानी ये केरल में। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।